राजस्थान के बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल की गाड़ियों पर पथराव हुआ। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने हमले के लिए राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को जिम्मेदार ठहराया और बेनीवाल ने कहा कि आगे हरीश चौधरी के यहाँ भी कार्यक्रम अगर होंगे तो वहां उनका विरोध किया जाएगा। सांसद हनुमान बेनीवाल के हरीश चौधरी पर विवादास्पद बयान से उनके बयान से भी बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। ये स्थिति उत्पन्न हुई है। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे हम पहले जुड़े उससे पहले क्या विवाद रहा है और किस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो सुन लेते हैं। हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का आला कमान पार्टनर मोदी जी का साथ बैठता सहयोगी दल है। हरीश चौधरी की तरह अशोक गहलोत और उनकी चप्पल नहीं उठाता। मैं तो खुद नेता हूँ और हरीश को जब गहलोत आता है तो उसकी कप प्लेट और चप्पल के लिए तैयार रहना पड़ता है, नहीं तो कब मंत्रिमंडल से हटा दे। यहाँ तो इन सब का एक सूत्री कार्यक्रम है, चाहे हरीश जी हो चाहे दूसरे हो। केन एनर्जी में और कोयले में और जो ये आपका यहाँ कारोबार है इसमें पैसे कैसे कमाए, इस मामले में ध्यान रखते हैं। इनका काम पैसे कमाने का है और दूसरा इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। ये चूक रही है हमारी कहीं न कहीं के विधानसभा के अंदर पहुँच गए, लेकिन 23 में इनको सपना आएगा विधानसभा में जाने का, सपना लेंगे तो बाहर ही रहे। आप हमारे मेहमान के रूप में आए और उसके बाद में इस तरह से गोली चली, हमारी गाड़ी के पत्थर से शीशे तोड़े गए कि इस बाइटू के अंदर जिस तरह की यहाँ के राजनेताओं ने हरकत की, आज बाइटू का नाक पूरे हिंदुस्तान के अंदर काटने का काम उन लोगों ने किया है। मुझे ऐसा कतई उम्मीद नहीं थी कि मेरी गाड़ी के ऊपर इस तरह से पत्थर मारेंगे, शीशे तोड़ेंगे, गोली चलाएंगे। भवानी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। भवानी, ये मामला आखिरकार कब का है और ये विवाद के पीछे दरअसल किसका हाथ है? रात का मामला बाड़मेर के बायतू है, बायतू कस्बा वहां का है। वहां पर देर रात को एक जागरण के कार्यक्रम में पहुंचे थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल। उस दौरान जब ये जागरण के कार्यक्रम से निकल रहे थे तब उस दौरान कुछ वहां पर आए समर्थक कार्यकर्ता आए और उसके बाद में उन्होंने आपस में झड़प हुई जो दोनों पक्ष हैं उनमें, और इस बीच में पत्थरबाजी कर दी गई। पत्थरबाजी की वजह से जो कार के शीशे हैं वो काफिले की कार के वो टूटे थे और पुलिस को फिर उस टाइम लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज करके वहां के खदेड़ा गया। आरोप है ये हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी का कि जो राजस्थान के राजस्व मंत्री है हरीश चौधरी, जो बायतू से विधायक भी है, कि उन्होंने ये हमला करवाया और क्योंकि राजनीतिक रंजिश की वजह से उन्होंने अटैक किया। हरीश चौधरी का अभी कोई बयान स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ये पूरा मसला है वो पिछले दिन से शुरू हुआ था। कल तब जब हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट किया था, एक रिएक्शन दी थी उसको लेकर, और हरीश चौधरी पर आरोप लगाया कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चप्पल जूते उठाते हैं। उसको लेकर चौधरी के समर्थक भड़क गए थे। जी भवानी, अपना नजर बनाए रखिए। उधर दिल्ली के पौष इलाके रानीबाग में दिन दहाड़े चोरी की एक घटना सामने आई। उससे दहशत फैल गई। बताया गया कि वहां चोरों ने कपड़ों की एक दुकान से लाखों रुपए चुरा लिए, जिनकी तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि 3 नकाबपोश चोर हाथों में तलवार, पिस्तौल और लोहे के रॉड लेकर एक सफेद लग्जरी कार से उतरे और दुकान के शटर को तोड़ने की कोशिश करने लगे। घटना सुबह के वक्त हुई जब कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन चोरों ने पिस्तौल का डर दिखाकर लोगों को वहां से भगा दिया। कुछ ही देर में दुकान का शटर तोड़ दिया गया और एक चोर अंदर दाखिल हो गया। उसने सबसे पहले दुकान की एक दराज को लोहे की रॉड से तोड़ा और उसमें रखे रुपए उठाकर अपनी जेब में भर लिए। फिर वो दुकान की तिजोरी की तरफ गया और वहां शटर के पास उसे ले जाने लगा। तिजोरी काफी भारी थी, इसलिए उसने अपने एक साथी को बुलाया और उसने शटर के बाहर से ही तिजोरी खींचने में उसकी मदद की। कुछ ही देर में तीनों चोर तिजोरी को कार में रखकर वहां से फरार हो गए। मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन आया, हमारी दुकान के ताले टूट गए हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा, शटर आधा टेढ़ा था, गेट शीशे का टूट गया था, अंदर से वो चोरी कर गए। कैश बॉक्स में से कैश ले गए जो पड़ा था।
उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में मछलियों से भरा ट्रक बीच सड़क पर पलटने से लोगों में मछलियां लूटने की होड़ मच गई। ये घटना दिन के वक्त हुई जब सड़क पर गाड़ियों की काफी भीड़ थी, लेकिन तभी मछलियों से भरे ट्रक के पलटने से वहां जाम के हालात बन गए। बीच सड़क पर पड़ी हजारों मछलियों को देखकर इलाके के लोग उन्हें लूटने के लिए टूट पड़े। बाकी लोगों को भी जब पता चला तो कोई थैला लेकर वहां पहुंचा तो किसी ने बाल्टी में ही मछलियों को भरना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ के बीच कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, लेकिन वो लूट रोकने में नाकाम रहे। मछलियों को लूटने वालों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ज्यादा मछलियां लूटने की अलग तरकीब बताई। बीच सड़क पर पड़ी मछलियों की वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियां जाम में फंस गईं। साथ ही मछलियों को देखने के लिए कई बाइक सवार भी वहां रुक गए। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और उसके बाद जाकर वहां पर जाम खुलवाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। राजौरी जिले की केरी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई है और भारत ने भी पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है। तो लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और इस बार राजौरी की केरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और पिछले कुछ समय में देखा गया है कि रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है यहाँ पर दहशत कायम करने की। हालांकि हमारी सेना भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब भी दिया जा रहा है। रुक रुक कर वहाँ पर फायरिंग हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है और पाकिस्तानी सेना इसके पीछे है। हमने देखा है कि जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जो गाँव वाले हैं उनको निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है और इस बार राजौरी के केरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। तो ये पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाता है कि लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और कायराना हरकतें कर रहा है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और दर्जनों घटनाएं हो चुकी है बीते एक महीने में जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग होती है और हालांकि हमारे सेना प्रमुख कह चुके हैं कि भारतीय सेना मुस्तैद है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। बढ़ रहे हैं आगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक प्राइवेट स्कूल में एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान रस्सी पर झूल रही एक छात्रा 25 फीट से नीचे गिरकर घायल हो गई। इस हादसे से ठीक पहले छात्रा की मां उसकी ट्रेनिंग का वीडियो बना रही थी, लेकिन तभी रस्सी से बंधी सेफ्टी बेल्ट टूट गई और वो लड़की 25 फीट से नीचे गिर गई। इससे पहले स्कूल में चल रहे एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। घायल छात्रा को भी कुछ लोग सेफ्टी बेल्ट बांधते हुए समझा रहे थे, लेकिन नीचे उसकी मां खड़ी थी और उसका हौसला बढ़ा रही थी। सुरक्षा इंतजाम करने के बाद लड़की को रस्सी से लटकाया गया। तभी उसने दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी से हाथ छोड़े सेफ्टी बेल्ट टूट गई और वो नीचे गिर पड़ी। लड़की को तुरंत घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल प्रबंधन और ट्रेनिंग देने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दारोगा और कुछ पुलिसकर्मियों पर पथराव के आरोप में इलाके के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पर हमले की ये घटना 11 नवंबर की है, जब दो गुटों की मारपीट की खबर पर पुलिस एक इलाके में पहुंची, लेकिन बताया गया कि वहां कुछ लोगों ने शराब के नशे में पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। दोनों एक गुट एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए थोड़ा सख्ती दिखाई। हालांकि एक गुट की महिला ने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश भी की। 11 नवंबर की इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई कर मामले को बढ़ने से रोक लिया है। कुछ पक्षकारों में झगड़ा हो गया था, जिससे पुलिस मौके पे गई थी, तो कुछ लोगों ने पुलिस से धक्का मुक्की की है। इस संदर्भ में थाना नवाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जिन लोगों ने धक्का मुक्की की थी उनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़के ने रेलवे ट्रैक की तारों पर चढ़कर घंटों तक जमकर ड्रामा किया। गनीमत रही कि उसकी इस हरकत को देखकर तारों की बिजली काट दी गई, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। काफी देर तक जब लड़का नीचे नहीं उतरा
तब एक रेल के इंजन पर चढ़कर कुछ रेल कर्मचारी लड़के तक पहुंचे और उसे नीचे उतारकर उसकी पिटाई कर दी और रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। इस ड्रामे को देखने के लिए स्टेशन पर काफी भीड़ भी जमा हो गई, जो काफी वक्त तक वहां खड़े रहे, इस मंजर को देखते रहे। इस बीच कई लोग भीड़ में जो शामिल थे वो उसे नीचे उतरने के लिए भी कहते रहे, लेकिन ये शख्स नहीं माना। हालांकि कड़ी मुशक्कत के बाद कुछ लोग उस तक पहुंचे और उसे नीचे उतारा गया। गनीमत यहाँ यही रही कि उसकी हरकत को देखकर तारों की जो बिजली थी उसे काट दिया गया, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण एक बार फिर बहुत खतरनाक स्तर को पार कर गया है। अगले 2 दिनों तक स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। पराली के धुएं के साथ हवाओं की बदली हुई दिशा, जम्मू कश्मीर में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। नवंबर में ये दूसरी बार है जब दिल्ली की हवा इतनी खराब हुई है। आज दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से अधिक दर्ज किया गया है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो लगातार खराब है। इस वक्त मैं दिल्ली के साउथ एक्स में मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां की विजुअलिटी जो है वो थोड़ा कम है। कम इसलिए है क्योंकि दिवाली के बाद से ही लगातार बद से बदतर हो गई है दिल्ली की एयर क्वालिटी। आज अगर हम बात करें तो आज PM 2.5 जो एयर क्वालिटी होता है वो 467 है उसका मानक स्तर, जो कि काफ़ी ख़राब है। ये बताइए, आज 467 है जो मानक स्तर है PM 2.5 का। आप मास्क पहन के घर से निकले, किस तरीके से दिक्कत हो रही है? अरे सर, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कल से परसों से तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी 2 दिन पहले तो बहुत अच्छी यहाँ की हवा थी, लेकिन अब 2 दिन से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों के आने से ना बहुत, अभी तो जैसे आज OD बंद है तो थोड़ा कुछ राहत मिलेगी शाम तक, लेकिन साफ सुथरा मौसम होने की संभावना नहीं है। दिल्ली में हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास हैं। आप देख सकते हैं हवा में जो स्मॉग है वो इस कदर है कि साफ जो मंदिर है वो भी लोगों को दिखाई देने में मुश्किल है, क्योंकि आंखों में जलन बताई जा रही है, सांस लेने में कठिनाई है। क्योंकि इससे पहले एक दिन पहले भी इसी तरह से जो हवा में धूल थी और इस तरह से प्रदूषण जो था वो फैल रहा था। लेकिन आज बुधवार का दिन है और दिल्ली के अमूमन हर हिस्से में इस वक्त प्रदूषण का जो एक्यूआई लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। आनंद विहार की बात करें या फिर पूसा रोड या लोधी रोड या फिर एयरपोर्ट के आसपास का इलाका, आप देख सकते हैं ये सब जो धुआं आपको दिख रहा है ये वो ख़राब पराली का धुआं है जिसे जलाया जाता है पंजाब में। और इससे पहले भी कई बार रोकथाम के बावजूद भी इस प्रदूषण को कम करने में सरकार भी फेल नज़र आ रही है, क्योंकि ऑड इवन योजना को लागू किया गया था ताकि प्रदूषण का लेवल थोड़ा कम रहे। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसके बाद आप यहाँ पर दिल्ली में देख सकते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर ख़राब जो हवा है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। पोल्यूशन ने एक बार फिर से दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात किस कदर ख़राब है वो तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं राजपथ पर मौजूद हूं और मेरे दाएं तरफ राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो आपको राष्ट्रपति भवन नज़र नहीं आएगा, धुंध नज़र आएगी। तो ये तस्वीर दिल्ली में नज़र आ रही है और आप देखेंगे मेरे बाएं तरफ ये रास्ता इंडिया गेट को जाता है, लेकिन इंडिया गेट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, धुंध इतनी ज़्यादा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल दिल्ली का 494 है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हो गए हैं। आपको बता दूं कि ऑड इवन के शुरुआती दिनों में पॉल्यूशन ज़रूर कुछ कम हुआ था, लेकिन अब फिर से पॉल्यूशन का स्तर वही हो गया है जो पहले था। कैमरा पर्सन गणेश के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। सांस लेने में दिक्कत होती है, सुबह बच्चे दौड़ मारते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। पॉल्यूशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट ठीक है, पहले जहाँ 1500 होता था वहाँ पे अभी 500-600 है, बट उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पोल्यूशन तो बहुत ही हार्म करता है और जब हम लोग सांसें लेते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हो हम लोग। और देखा जाए पिछले दिवाली के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिन से पोल्यूशन लेवल फिर से बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। गाजियाबाद में AQI 450 के पार है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है।
प्रदूषण की चादर की वजह से गाजियाबाद के कई इलाकों में विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है। घर से बाहर निकलने पर लोगों ने सांस में परेशानी की बात कही, तो वहीं कुछ लोगों ने आंखों में जलन की बात भी कही है। दिवाली के बाद से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण में जहां पिछले हफ्ते दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में थोड़ी राहत देखने को मिली थी, वहीं पिछले 2 दिन से गाजियाबाद को फिर से एक बार प्रदूषण ने अपने आगोश में ले लिया है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक फुटओवर ब्रिज के ऊपर और आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह का पोल्यूशन यहाँ है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध ही धुंध नजर आएगी। आपको बताना चाहूँगा कि गाजियाबाद का आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 है, जो कि रेड जोन में है और बहुत ही ज़्यादा घातक भी है। आपको बता दूं गाजियाबाद का PM10 और PM2.5 दोनों ही इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसके कारण लोगों को सांस लेने तक में भी दिक्कत हो रही है। वहीं अगर बात की जाए दुपहिया चालकों की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें हो रही है, क्योंकि इस समय भी उन्हें लाइट जलाकर सड़कों पर अपने वाहन चलाने पड़ रहे हैं। साथ ही आंखों में जलन सी भी उन्हें महसूस हो रही है इस बढ़ते प्रदूषण के चलते। जहां एक ओर यहां लगातार एक गैस का चैम्बर सा बनता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में भी अस्थमा और दमे के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि शासन प्रशासन के साथ साथ एनजीटी ने भी काफ़ी सख्त कदम उठाए, ग्रैब सिस्टम भी यहाँ लागू किया गया, बावजूद उसके है कि प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में आम जनता का कहना सिर्फ यही है कि अगर एक बार इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं और बारिश कर दें तो शायद इस प्रदूषण में कुछ कमी आएगी। उधर दिल्ली के नजदीक नोएडा की हवा में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। नोएडा में AQI 500 के पार पहुंच गया, जिस वजह से लोगों को सांस में परेशानी की शिकायत हो रही है। कई इलाकों में प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी में भी गिरावट दर्ज की गई है और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सांस लेने में भी उनको दिक्कत हो रही है। जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं उन्हें भी समस्या ज्यादा हो रही है। दिल्ली और एनसीआर में अब प्रदूषण इस कदर तक बढ़ गया है कि हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन गई है। इस वक्त अगर मैं बात करूं दिल्ली से सटे नोएडा की, तो यहां हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चले हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक PM2.5 का स्तर 550 के आंकड़े पर पहुंच चुका है, जो कि बेहद खतरनाक है। तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो नोएडा की ये तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि हालात किस कदर बदल चुके हैं। स्मॉग जो है वो सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा घना है और इसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो बेहद ज़्यादा कम हो चली है। नोएडा का सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि ज़्यादातर इलाकों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। सुबह की तस्वीर ये आपके सामने है, जब आप देख रहे हैं कि स्मॉग जो है वो कितना ज़्यादा घना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे ही हालात बने रहेंगे। 15 तारीख के बाद मौसम में हल्का बदलाव होगा, जिसके बाद थोड़ी सी उम्मीद जताई जा रही है कि स्मॉग जो है वो कम होगा, पोल्यूशन लेवल नीचे जा सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है वो अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए नोएडा का सेक्टर 62 क्या दिखा रहा है। नोएडा का सेक्टर 62 कह रहा है कि वहाँ जो कंडीशन है वो सीवियर है। 467 PM2.5 जो कि बहुत खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। सेक्टर 1 नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ भी कुछ स्थिति ऐसी ही नज़र आ रही है। PM2.5 जो है 481, ये भी सीवियर। या देखिए आप 500 का आंकड़ा ये पार करने वाला है। तो नोएडा के ज़्यादातर इलाकों में जो पोल्यूशन का लेवल है वो 500 के आंकड़े तक पहुँच चुका है। वहीं हरियाणा का गुरुग्राम भी प्रदूषण की मार झेल रहा है। दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम की हवा भी एक बार फिर से जहरीली हो गई है। गुरुग्राम में AQI 450 के पार पहुंच गया। हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें जरा गुरुग्राम की देखिए, किस तरीके से यहाँ पर भी आपको धुंध नजर आ रही होगी और दरअसल ये धुंध नहीं, ये प्रदूषण है। और वहाँ का AQI अगर आप चेक कीजिए तो 450 के पार पहुँच चुका है, यानी ये बेहद खतरनाक स्थिति है। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि स्थिति में सुधार है, लेकिन उसके बाद आज फिर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही। गुरुग्राम की आबो हवा एक बार फिर से खराब होने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार है, यानी कि बेहद गंभीर स्थिति में। अभी भी अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं गुरुग्राम के एक्सप्रेस वे पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि स्मोक के रूप में अभी भी आसमान में किस तरह से सफेद चादर छाई है और वाहन चालक जो है वो गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है। साथ ही कृत्रिम बारिश करने के भी आदेश दिए गए हैं फायर डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके बावजूद पिछले 3-4 दिन जिस तरह से कुछ राहत मिली थी प्रदूषण में, उसके बाद एक बार फिर से प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्थिति में जा पहुंचा है।
और ऐसे में लोगों को ना सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है बल्कि सीने में जलन भी हो रही है। सरकार ने एहतियात के तौर पर पिछले सप्ताह 2 दिन की छुट्टी की थी, लेकिन अब एक बार फिर से स्कूल खुल चुके हैं और ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को हो रही है जो सुबह या तो सैर के लिए निकलते हैं या फिर छोटे बच्चे जो स्कूल के लिए जाते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ हरवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन में नाथा टॉप पर हुई बर्फबारी का वहां पहुंचे सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। भारी बर्फबारी से सड़कों और पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दी। कुछ जगहों पर तो सड़कों पर 1 फीट तक बर्फ जम गई। नाथा टॉप कई सैलानी वहां पर बर्फ पर चहलकदमी और खेलते हुए भी नजर आए, क्योंकि ये ऐसा मौसम जब बर्फबारी वहां पर खूब होती है और ऐसे में जो सैलानी वहां पहुंचते हैं दरअसल वो देखने के लिए इसी तस्वीर को जाते हैं। और ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीर उनके सामने, तो वहां जो सैलानी पहुंचे वो जमकर इसका लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में दरअसल नाथा टॉप पर ये बर्फबारी हुई, वहां पहुंचे सैलानियों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। भारी बर्फबारी से सड़कों और पेड़ों पर भी आप सफेद बर्फ की चादर सी देख रहे होंगे। कुछ जगह तो सड़कों पर 1 फीट तक बर्फ जम गई। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर कितनी बर्फबारी हुई होगी। नाथा टॉप कई सैलानी वहां पर बर्फ पर टहलते, घूमते और खेलते हुए नजर आए। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत बर्फ गिरी है यहाँ। कश्मीर जैसा आनंद आ रहा है। गुजरात से आए हैं हम, यहाँ नाथा टॉप है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत बर्फ गिरी है यहाँ कश्मीर। हमने यहाँ पे गेम्स खेली, बहुत इंजॉय किया, बहुत स्नोफॉल है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। स्लाइडिंग की, स्केटिंग की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, कश्मीर जाने की हमें ज़रूरत नहीं, वहाँ जैसा मज़ा आया। उधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से बंद हुए मनाली लेह रोड को खोल दिया गया। रोहतांग पास के पास भारी बर्फबारी की वजह से रोड पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई थी। इसके बाद मशीन की मदद से रोड पर जमी बर्फ को हटाकर रोड साफ कर दिया गया, जिसके बाद जो सैलानी वहां पर पहुंचे और जो लोग काफी वक्त से उस रोड के दोनों ही छोर पर फंसे हुए थे, उन्हें वहां से निकलने में आसानी हुई। हालांकि इस बीच बीआरओ के जो जवान थे उन्हें काफी दिक्कतें भी पेश आई, क्योंकि रात दिन उन्हें मेहनत करनी पड़ी इस बर्फ को हटाने के लिए। उधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से बंद हुए जो मनाली लेह रोड है उसको भी खोल दिया गया है। रोहतांग पास के पास भारी बर्फबारी की वजह से रोड पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई थी। इसके बाद मशीन वहां पर लगाई गई और रोड पर जमी जो बर्फ थी उसे हटाकर रोड को साफ किया गया और उसके बाद अब लोग वहां पर आ जा सकेंगे। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की हालत में सुधार हो रहा है। हालांकि लता मंगेशकर अभी आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों की टीम लता मंगेशकर के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल के मुताबिक लता 1 हफ्ते और अस्पताल में भर्ती रहेंगी और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इससे पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच उनकी बहन भी अस्पताल पहुंची और वो भी निकलकर जल्द ही इस बात को कहती नजर आई कि जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर सामने आ रही है कि उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो रहा है। फिलहाल वो आईसीयू में ही हैं, डॉक्टरों की देखरेख में हैं, डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल के मुताबिक लता 1 हफ्ते और अस्पताल में भर्ती रहेंगी और पूरी तरह से जब वो स्वस्थ हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल पाएगी। उधर मुंबई के पास ठाणे में नासिक हाईवे पर एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक एक पेड़ से टकराकर पलट गया, जिसकी वजह से उसका ड्राइवर और क्लीनर दोनों फंस गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दमकल कर्मियों की मदद से दोनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों को बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में ड्राइवर और क्लीनर दोनों को कई चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन गनीमत यही रही कि वक्त रहते वहां पर टीमें पहुंच गई दमकल कर्मियों की। उनकी मदद से इन दोनों को वहां से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर तक चला, कई घंटों की मेहनत हुई, उसके बाद जाकर दोनों को बाहर निकाला गया। इस घटना में ड्राइवर और क्लीनर दोनों को कई चोटें आई हैं। कई जगहों पर गंभीर चोटें होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के पास ठाणे में दरअसल नासिक हाईवे पर ये एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक एक पेड़ से टकराकर पलट गई, जिसकी वजह से उसका ड्राइवर और जो क्लीनर थे वो दोनों फंस गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दमकल कर्मियों की मदद से दोनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई घंटों की मेहनत के बाद दोनों को बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में ड्राइवर और क्लीनर को चोटें आई हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर आपत्ति जताई गई। सामना में बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई और लिखा गया कि बीजेपी के अहंकार की वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
सामना में बीजेपी पर जनादेश के अपमान का आरोप भी लगाया गया। साथ ही इस बात की तरफ भी इशारा किया गया कि जनता ने बीजेपी और शिवसेना दोनों ही पार्टियों को जनादेश दिया था, लेकिन बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। सामना में ये भी लिखा गया कि महाराष्ट्र में माटी का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए शिवसेना को ये कदम उठाना पड़ा है। उधर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब नारायण राणे ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी और 145 के आंकड़े के साथ राज्यपाल के साथ हम जाएंगे और उनके पास जाकर हम सरकार बनाने का दावा करेंगे। सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे। तो किसी विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगी। हालांकि बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने नारायण राणे के बयान को उनकी निजी राय करार दिया। माननीय राणे साहब जी ने जो आपको कहा है वो उनका व्यक्तिगत मत है। इस विषय को लेकर कोर टीम पे कोई चर्चा नहीं हुई। तो हरियाणा में लंबी खींचतान के बाद आखिरकार बीजेपी और जेजेपी के बीच मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। कल सुबह 11 बजे राजभवन में हरियाणा मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिलहाल किस पार्टी के मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा और सीएम और डिप्टी सीएम के पास कौन से मंत्रालय रहेंगे, ये तस्वीर कल ही साफ हो पाएगी। इसके लिए 11 बजे तक का इंतजार करना होगा जब ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन काफी लंबी ये खींचतान वहां पर चली, जिसके बाद बीजेपी और जेजेपी के बीच मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अब सहमति बन गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये विधायक दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव होना है 5 दिसंबर को और इसमें ये सभी विधायक लड़ सकते हैं। दरअसल ये इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के फैसले के खिलाफ चुनौती दी थी, क्योंकि स्पीकर ने इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अयोग्य ठहराया था, जिसकी वजह से कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। और आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी और इसका जो फैसला आया है, इसे कहा जा सकता है कि ये जो अयोग्य ठहराए गए विधायक हैं उनके लिए राहत भी है, क्योंकि वो जो उपचुनाव होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर कर्नाटक में होने वाले विधानसभा उपचुनावों पर पड़ेगा, जो कि 5 दिसंबर को है और सभी अयोग्य ठहराए गए विधायक दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। 17 विधायक अयोग्य ठहराए गए थे। स्पीकर के फैसले के खिलाफ चुनौती दी गई थी देश की सर्वोच्च अदालत में और इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी और ऐसे में स्पीकर के फैसले के खिलाफ इन्होंने चुनौती दी थी। तो ये बागी विधायकों के लिए राहत की खबर है देश की सर्वोच्च अदालत से और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। अब फैसला आ चुका है और इनके लिए राहत की बात यह है अयोग्य ठहराए गए विधायकों के लिए कि वो दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे। 5 दिसंबर को कर्नाटक में विधानसभा के उपचुनाव हैं, जिसमें ये चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसका असर भी पड़ेगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, अयोग्य ठहराए गए 17 विधायक दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई थी। इन पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये विधायकों के लिए राहत की बात है? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर राहत की बात है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने बिल्कुल शुरुआती तारीख निकाली थी तब ये वोट नहीं दे सकते थे और ये अयोग्य ठहराए गए विधायक चाहते थे कि उन्हें मौका मिले, तो कम से कम उनके लिए राहत की बात है कि अब जब दोबारा से चुनाव होंगे तो वो भी इसमें हिस्सा ले पाएंगे। और इसी के लिए ये विधायक सभी कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि पहले जो नई तारीख आई थी चुनाव आयोग की, हालांकि बाद में उसे पीछे कर दिया गया था, तो उस तारीख के मुताबिक ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे और उसके बाद ये इसी तरीके की राहत चाहते थे कि इन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले ताकि ये भी चुनावी मैदान में जा सके और इनके अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो अब इन्हें निश्चित तौर पर इन लोगों की राहत की बात है। विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे हम लेंगे। बढ़ रहे आगे, झारखंड के बाद अब दिल्ली में भी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू से भी तालमेल कर सकती है। इस बीच आपको बता दें, जिस तरीके की गतिविधियां सामने आ रही हैं झारखंड के बाद, अब दिल्ली में भी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले कल ही चिराग पासवान सामने आए थे। उनका कहना था कि जैसे हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे उनकी बात को भी हम रखेंगे और उसी हिसाब से हम आगे की रणनीति को तय कर रहे हैं।
तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा और ममता सरकार के मंत्रियों पर उल्टे सीधे बयान देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यहाँ पर जो ममता सरकार के मंत्री हैं वो कुछ भी बयान दे रहे हैं जिसका नतीजा सही नहीं होता। कौन क्या बोलता है इस पर मैं नहीं जाऊंगा। एक मंत्री जी ने कहा आप टूरिस्ट हो, क्या मैं टूरिस्ट हूँ? दूसरे ने कहा मुख्यमंत्री से बात करो तो दीदी के बोलो, क्या राज्यपाल को दीदी के बोलो पर जाना चाहिए? तो कहते हैं उनको मैं देखूंगा तो मेरा काम नहीं कर पाऊंगा। खबर है कि जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद से हनीप्रीत लगातार रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मिलने की कोशिश में लगी है। जेल प्रशासन ने उससे मिलने की इजाजत नहीं दी है। रोहतक की सुनारिया जेल में कैदियों से मुलाकात के जो 2 दिन फिक्स हैं, बीते गुरुवार और सोमवार को हनीप्रीत ने राम रहीम से मिलने की लगातार कोशिश की, लेकिन जेल प्रशासन ने उससे मिलने की इजाजत नहीं दी है। इससे पहले आपको बता दें, हनीप्रीत जब से बाहर आई है तब से ही उसकी कोशिश है कि गुरमीत राम रहीम से उसकी मुलाकात हो जाए, जिसके लिए जो तय समय है, जो दिन है, उस दिन वो लगातार गुहार लगा रही है जेल प्रशासन से, लेकिन फिलहाल उसे अभी कोई अनुमति नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई शिवसेना के सामने कांग्रेस एनसीपी नई शर्त रख सकती है। 5 साल तक कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री रहे, ये शर्त रखी जा सकती है। साथ ही साथ 50-50 फॉर्मूला, यानी कि 2.5 साल तक शिवसेना का मुख्यमंत्री हो और 2.5 साल तक एनसीपी का मुख्यमंत्री हो। इसके अलावा 5 साल तक कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री रहे, ये नई शर्त एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के सामने रख सकती है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, अब ये नई शर्त एनसीपी और कांग्रेस मिलकर दोनों शिवसेना के सामने रख सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से कल कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बैठक हुई है और बैठक में ये कहा गया है कि एक वाजिब नेतृत्व मिलना चाहिए कांग्रेस और एनसीपी को, और खासकर एनसीपी के तमाम सारे नेता इस पक्ष में हैं कि अगर 2 सीट से शिवसेना से कम है तो, और बीजेपी से लगातार 50 सीट कम होने पर अगर शिवसेना 2.5 साल का मुख्यमंत्री मांग सकती है तो एनसीपी सिर्फ 2 सीट कम है, और ऐसे में आधा यानी 2.5 साल का मुख्यमंत्री मांगना चाहिए। और कांग्रेस को भी समायोजित करने के लिए, कांग्रेस को सरकार के भीतर लाने के लिए कुछ बड़े पद देने होंगे, तभी सरकार स्थिर हो सकती है। और ऐसे में कांग्रेस को अगर पूरे 5 साल का एक उप मुख्यमंत्री पद मिलता है, उसके साथ साथ कुछ मंत्रालय मिलते हैं, तो कांग्रेस शायद अंदर आ सकती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो बाहर से सपोर्ट करे, लेकिन एनसीपी लगातार कोशिश में है कि इन नई शर्तों के जरिए उसे सरकार का हिस्सा बनाया जाए ताकि 5 साल तक सही तरीके से सरकार चल पाए। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ रहे आगे, गुरुग्राम में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक रेस्टोरेंट कम बार में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि शराब के नशे में धुत कुछ लोगों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला के परिजनों पर हमला कर दिया। यही नहीं, मारपीट के दौरान आरोपियों ने महिला के परिवार के सिर पर शराब की बोतल से हमला भी किया। वहीं ये पूरी घटना रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिली, वहां पर जो लोग थे थोड़े शांत होते हुए जरूर नजर आए, लेकिन उससे पहले जो हंगामा हुआ वो तस्वीरों में दिख रहा है। किस तरीके से शराब के नशे में धुत कुछ लोग छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला के परिजनों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। मारपीट के दौरान आरोपियों ने महिला का जो परिवार वहां मौजूद था, जो बचाने की कोशिश कर रहा था, उनके सर पर शराब की बोतलों से हमला करते हुए भी नजर आए। फिलहाल ये सीसीटीवी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है और जल्दी गिरफ्तारी की बात कर रही है। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। एबीवीपी बढ़ी हुई फीस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जेएनयू शिक्षक संगठन जेएनयूटीए भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है। वहीं आज इस मुद्दे पर जेएनयू छात्र संघ की बैठक भी होगी। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने देखी थी जब छात्र बेहद गुस्से में थे और लगातार वहां प्रदर्शन कर रहे थे। नए हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा और आज एक बार फिर जेएनयू के सभी छात्र जो है प्रदर्शन के लिए कैंपस में उतरे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और उसी के ठीक बाहर सभी छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की मांग है जो नए हॉस्टल मैनुअल में फीस की बढ़ोतरी की गई है उसको वापस लिया जाए, जो नया हॉस्टल मैनुअल लाया गया उसको रद्द किया जाए, उसकी मांग है। और इसी नए हॉस्टल मैनुअल पे आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग भी हो रही है और उसी के बाहर सभी छात्र जो है इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष
आयशी घोष हमारे साथ है। आयशी, ये प्रदर्शन आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग के बाहर आप कर रहे हैं, शुरू हो गई है, और वो मीटिंग किस सिलसिले में हो रही है? जो ईसी मीटिंग होता है वहाँ पे IHA मीटिंग में जो हॉस्टल ड्राफ्ट को पास करवाया गया उसका रैटिफिकेशन होने के लिए इसी में आता है। तो हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि जो रिकमेंडेशन IHA पास हुआ है उसको फॉरवर्ड ना किया जाए यहाँ पे, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक फ्रेश IHA मीटिंग जहाँ पे JNU स्टूडेंट्स यूनियन को बुलाया जाए, फिर से हॉस्टल प्रेसिडेंट्स को बुलाया जाए और फिर डिसीजन लिया जाए। क्या VC से मुलाकात हो पाई, उनसे कोई बात हो पाई? अभी तक तो कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन वाइस चांसलर की तरफ से नहीं आया है, कुछ भी कि JNU स्टूडेंट्स यूनियन को मिलना है या हॉस्टल प्रेसिडेंट्स किसी को भी मिलना है, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आया है। तो ये यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में जो फाइनल रिकमेंडेशन होगा हॉस्टल मैनुअल को लेकर वो होने वाला है, जिसको लेकर प्रदर्शन जो जारी है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग होने से पहले ही विरोध प्रदर्शन जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ निकत अली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर राजस्थान के बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल की गाड़ियों पर पथराव हुआ। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने हमले के लिए राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को जिम्मेदार ठहराया और बेनीवाल ने कहा कि आगे हरीश चौधरी के जहां भी कार्यक्रम होंगे वहां उनका विरोध किया जाएगा। सांसद हनुमान बेनीवाल के हरीश चौधरी पर एक विवादास्पद बयान से उनके बवाल बढ़ता दिख रहा है, जिसके बाद अब इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का आला कमान पार्टनर मोदी जी का साथ बैठता है, सहयोगी दल है। हरीश चौधरी की तरह अशोक गहलोत और उनकी चप्पल नहीं उठाता। मैं तो खुद नेता हूँ और हरीश को जब गहलोत आता है तो उसकी कप प्लेट और चप्पल के लिए तैयार रहना पड़ता है, नहीं तो कब मंत्रिमंडल से हटा दे। यहाँ तो इन सब का एक सूत्री कार्यक्रम है, चाहे हरीश जी हो चाहे दूसरे हो। कैन एनर्जी में और कोयले में और जो ये आपका यहाँ कारोबार है, इसमें पैसे कैसे कमाए, इस मामले में ध्यान रखते हैं। इनका काम पैसे कमाने का है और दूसरा इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। ये चूक रही है हमारी कहीं न कहीं के विधानसभा के अंदर पहुंच गए, लेकिन 23 में इनको सपना आएगा विधानसभा में जाने का। सपना लेंगे तो बाहर ही रह जाएंगे विधानसभा। आप हमारे मेहमान के रूप में आए और उसके बाद में इस तरह से गोली चली, हमारी गाड़ी के पत्थर से शीशे तोड़े गए कि इस बाइटू के अंदर जिस तरह की यहाँ के राजनेताओं ने हरकत की, आज बाइटू का नाक पूरे हिंदुस्तान के अंदर काटने का काम उन लोगों ने किया है। मुझे ऐसा कतई उम्मीद नहीं थी कि मेरी गाड़ी के ऊपर इस तरह से पत्थर मारेंगे, शीशे तोड़ेंगे, गोली चलाएंगे। तो पटना के पास हाजीपुर में उत्पात मचाने वाले एक सांड को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। सांड को पहले इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया और उसके बाद क्रेन की मदद से उसको गाड़ी में रखा गया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद सांड को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और फिर उसे ट्रक में लादकर रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। इस दौरान सांड को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि सांड के शहर से दूर जाने के बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन तब तक वहां पर हड़कंप भी मचा रहा। काफी भीड़ वहां पर इलाके में देखी गए। कड़ी मेहनत वहां पर लगी पुलिस की टीम को, वन विभाग की टीम को उसको पकड़ने में। हालांकि सांड को इंजेक्शन पहले दिया गया और उसे बेहोश किया गया। उसके बाद क्रेन की मदद से उसको गाड़ी में रखा गया। वन विभाग और पुलिस की टीम घंटों की मशक्कत के बाद उस पर काबू पाते हुए और उसे पकड़ते हुए नजर आए। चीन के सिंडोंग प्रांत में एक बेकाबू कार ने पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। वहां ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान सड़क के एक हिस्से को बंद करने के लिए खड़े थे, लेकिन तभी एक बेकाबू कार तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले दोनों पुलिस वाले बीच सड़क पर खड़े नजर आए। तभी तेज रफ्तार कार को अपनी तरफ आता देखकर पुलिस वाला बचने के लिए किनारे की तरफ भागने लगा, लेकिन बेकाबू कार भी किनारे की तरफ मुड़ गई और वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद कार का पिछला हिस्सा पुलिस की गाड़ी में फंस गया और वो उसे पीछे की तरफ ढकेलने लगी। डिवाइडर पर चढ़ते ही पुलिस की गाड़ी पलट गई और वहां खड़ा पुलिस वाला उसके नीचे आ गया। हालांकि वो किसी तरह गाड़ी की चपेट में आने से बच गया और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। हादसे में दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि कार के ड्राइवर को भी काफी चोटें आईं। खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी के दौरान फूड सेफ्टी अफसर अब बॉडी कैमरे लगाकर जाएंगे। देश में खाने पीने के सामान की क्वालिटी पर नजर रखने वाली
एजेंसी FSSAI ने ये फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी के दौरान दुकानदारों से घूस लेने की शिकायत मिलने के बाद FSSAI ने अफसरों के कपड़ों पर बॉडी कैमरे लगाने का फैसला किया है, ताकि जब अफसर दुकानों पर छापा मारने जाएं तो वहां होने वाली हर कार्रवाई कैमरे में कैद होती रहे। FSSAI ने उम्मीद ये जताई कि बॉडी कैमरे के इस्तेमाल से छापेमारी में पारदर्शिता आएगी और घूसखोरी के मामले भी कम होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि छापा मारने पहुंची टीम के साथ मारपीट हो जाती है और ऐसे हालात में भी कैमरे की मदद से हमलावरों की पहचान की जा सकेगी। FSSAI ने अफसरों के लिए एक खास तरह की जैकेट भी लॉन्च की है, जिसमें QR कोड और रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग लगाए गए हैं। बताया गया कि ऐसे जैकेट की मदद से फील्ड में मौजूद अफसरों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। चीन के उत्तरी पूर्व इलाके में एक किसान अपने 70,000 मुर्गों के साथ सैर पर निकल पड़ा। ये किसान चीन में ऑनलाइन मुर्गे बेचने का कारोबार करता है और अक्सर अपने फार्म में मुर्गों को पालने से जुड़ा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर करता रहता है। इस बार उसने अपने फार्म में मौजूद सभी मुर्गों को सैर के लिए ले गया और वहां उसने उनका वीडियो बनाया, जिसमें चीन का ये किसान करीब 70,000 मुर्गों के साथ खाली पड़े खेतों में टहलता नजर आया। इस दौरान हजारों मुर्गों का झुंड एक 3 पहिए वाली गाड़ी पर सवार अपने मालिक का पीछा करता दिखा। एक बड़े मैदान में पहुंचने के बाद किसान ने मुर्गों के सामने दाना बिखेरना शुरू किया। दाना मिलते ही मुर्गे तेजी से उसकी तरफ झपटे और दाना चुगने लगे। एक साथ 70,000 मुर्गों की सैर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल